हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम पे। आज हम लोग बात करने वाले कंट्रोलर के बारे में। पर इससे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बात की थी व्यूज़ के बारे में। हम लोगों ने सीखा किस तरीके से व्यू बनाए जाते हैं, व्यू के अंदर डेटा पास ऑन किया जाता है, किस तरीके से डायनामिक व्यू का यूज़ किया जाता है, डॉट पीएचपी और विदाउट डॉट पीएचपी फाइल में क्या डिफरेंस होता है, लाइक ब्लेड फाइल में क्या डिफरेंस होता है। हमने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर करे थे। उसी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों से 2 इंटरव्यू क्वेश्चन किए थे। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन था कि ब्लेड फाइल के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को इसका आंसर। ब्लेड फाइल का एडवांटेज होता है कि हम उसमें कैशिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज होता है उसका कि हम इसके अंदर जो है डेटा वो फास्ट लोड करवा सकते हैं डिबगिंग के लिए, ठीक है? थर्ड एडवांटेज होता है इसका कि हम इसके अंदर एक्सटेंडेड लेआउट्स का यूज़ कर सकते हैं और फोर्थ जो इसका मेन एडवांटेज होता है वो होता है हम इसके अंदर कि हम इसमें डायनेमिक डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारा जो भी डायनेमिक डेटा होता है वो हम वेरिएबल्स और एरेज़ के अंदर लाके और लाइक रिसोर्सेज़ में लाकर यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं और उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। मॉडल सर्विस और डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्शंस हम इसकी व्यू फाइल के थ्रू कर सकते हैं, पर वो एक बैड प्रैक्टिस होती है। पर इतनी सब एडवांटेजेस के बाद में इसका एक मेन डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि एक्चुअल में जो ब्लेड फाइल है वो डॉट पीएचपी फाइल का एक ग्रुप है। तो डॉट पीएचपी फाइल के अंदर पहले कन्वर्जन होता है ब्लेड फाइल का। जब भी आपकी व्यू जब लाइक ब्राउज़र पे लोड हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपकी जो लाइक होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, तो वो क्या है किस में कन्वर्ट होगी, होम डॉट पीएचपी में। तो ये जो ब्लेड से डॉट पीएचपी फाइल का कन्वर्जन है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट एक्चुअल में ब्लेड बहुत फास्ट होता है, वो बहुत नैनो सेकंड का टाइम होता है, पर एज अ डिसएडवांटेज वो है, ठीक है? अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वो एक डिसएडवांटेज होता है वहाँ पे। तो इसीलिए लारावेल कैशिंग का यूज़ करता है ताकि वो अपने इस गैप अप को कंप्लीट कर सके। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, क्या हम लोग व्यू फाइल के बाहर भी ब्लेड बना सकते हैं? तो लारावेल की वर्डिंग में अगर मैं आपको इसका जवाब दूँ तो इसका जवाब है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्री डिफाइंड डायरेक्टरी है वो, जिसको हमने वेंडर्स के अंदर और उसके इक्विवेलेंट फंक्शंस में डायरेक्टरी डिफाइन की हुई होती है कि वो इस व्यू फाइल के अंदर ही चलेगी। अगर हम लोगों को ये करना है कि उसके बाहर उसको चलाएँ, तो उसके लिए हम लोगों को कस्टम डायरेक्टरी बनाकर उसको रूट पास देने होंगे और उसके बाद हम लोग चला सकते हैं। तो ये थे हमारे दोनों इंटरव्यू क्वेश्चंस के जवाब। आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोग बात करने वाले हैं आज, वो है कंट्रोलर के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है? और कंट्रोलर्स में डेटा कैसे डायनामिकली पास किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। सबसे पहले हम लोगों ने सुना होगा हमेशा कि हम जब भी कंट्रोलर्स की बात करते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि भाई एक हमारे पास में होता है बेसिक कंट्रोलर, ठीक है? लोग बोलते हैं कि हमारे पास में एक बेसिक कंट्रोलर होता है, जब भी हम लोग लारावेल में पढ़ रहे होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है वो बात सही है, हमारे पास में एक बेसिक कंट्रोलर होता है। पर कुछ एडवांस मेथड्स या क्लासेस के अंदर आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि एक होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। अगर आप लोगों ने सुना हो सिंगल एक्शन कंट्रोलर के बारे में, तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और तीसरा कंट्रोलर जो मोस्टली लोग बताते हैं, वो होता है रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है? एक तीसरा जो कंट्रोलर होता है वो हमारा रिसोर्स कंट्रोलर होता है, जिसकी स्पेलिंग इसमें गलत आई है मेरे पेन के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बेसिकली बात ये है कि हमेशा कहा जाता है कि हाँ भाई 3 टाइप के कंट्रोलर होते हैं, पर 3 टाइप के कंट्रोलर नहीं होते। कंट्रोलर एक ही होता है हमारा, ठीक है? एक ही हमारे पास में कंट्रोलर होता है, पर कंट्रोलर्स के अंदर उसके मेथड्स के अकॉर्डिंग उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअल में कांसेप्ट ये है, ठीक है? तो हम जो अगर उसको मेथड डिवाइडेशन की बात करें तो 2 टाइप के कंट्रोलर होते हैं, अदरवाइज़ कंट्रोलर एक ही होता है हमारा। कोई भी कंट्रोलर आप उसे बोल लो, ठीक है? तो बेसिकली एक हम मान लेते हैं बेसिक कंट्रोलर होता है मेथड बेस पे, और एक होता है रिसोर्स कंट्रोलर। कोई सिंगल एक्शन कंट्रोलर नहीं होता। अब मैं बोल दूं आपको कि बेसिक कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि अब मान लो कि आप यूजर ने कोई डेटा ऐड किया, या कि अब आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। तो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को भेजने के लिए जो भी आपने अभी, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से कोडिंग हो रही होगी, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ एक काम करना था, यूजर एक्स का डेटा दिखाना था आपको लाके, सिर्फ एक ही फंक्शन चलाना था और कोई काम करना ही नहीं था। तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको एक ही फंक्शन बनाना था, आपको बहुत सारे फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं थी। जब एक ही फंक्शन से हमारा काम होना था, तो हम क्या बनाते, एक कंट्रोलर बनाते और उसके अंदर एक फंक्शन डाल देते।
तो बेसिक कंट्रोलर और सिंगल एक्शन कंट्रोलर दोनों क्या हो गए, एक ही चीज़ हो गई। मतलब अगर आपने उसमें एक फंक्शन बना दिया तो सिंगल एक्शन कंट्रोलर बोल सकते हो उसको, ज़्यादा बना दिया तो आप उसको बेसिक कंट्रोलर बोल सकते हो, ठीक है? पर बेसिकली आप उसको कंट्रोलर बोलते हैं, तो आपको इसकी टर्मिनोलॉजी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स लोगों ने खुद बनाई है, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं है, ठीक है? तो हम मानते हैं कि एक क्या होता है हमारा कंट्रोलर और एक होता है हमारा रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है? अब हम बात करते हैं रिसोर्स कंट्रोलर के ऊपर। रिसोर्स का मतलब ही क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का समूह जिसके अंदर पहले से रिसोर्स किया गया। तो रिसोर्स कंट्रोलर कहाँ काम आते हैं? जहाँ पे हमें CRUD ऑपरेशन करने होते हैं। CRUD ऑपरेशन मतलब यूज़र को ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, व्यू करना और ये सारे काम। तो ये जो 4-5 एक्शंस होते हैं, वो सारे एक्शंस आपको इस कंट्रोलर में एक्चुअली बने हुए मिलते हैं। अब इस कंट्रोलर के अंदर ये 5 फंक्शन अगर इसने हमें बना के दे दी, तो क्या इसने हमें हम पर एहसान कर दिया? नहीं ना, ये तो हम बना सकते थे। तो इस कंट्रोलर का क्या फ़ायदा? सिर्फ़ ऐसे ही मतलब इसके लिए हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स भी तो लिखना होता है राउट के अंदर। इस कंट्रोलर का एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है कि इस कंट्रोलर के लिए पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। मतलब इसके राउट के टाइप्स डिफाइन होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एडिट फंक्शन कॉल किया इस कंट्रोलर के अंदर। मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाता हूँ, आई होप आप लोगों को उससे बेटर आइडिया होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो मैं बना रहा हूँ पीएचपी। मैं अभी 2 कंट्रोलर बनाऊँगा, ठीक है? पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर और मेरे कंट्रोलर का नाम रख देता हूँ मैं अ, डेमो डेमो कंट्रोलर, ठीक है? एक तो मैंने ये कंट्रोलर बना दिया और सक्सेसफुली आप लोगों के पास में लिखा गया और एक के आगे मैं लिख रहा हूँ हाइफन हाइफन रिसोर्स, ठीक है? एक मैंने ये कंट्रोलर बना दिया। तो एक्चुअली मेरा इस नाम से कंट्रोलर एग्जिस्ट हो गया ना, तो ये बोल रहा है कि इस नाम से बना हुआ है। तो ठीक है, मैं इस नाम के आगे ये लगा देता हूँ। तो ये 2 कंट्रोलर बन जाएँगे। अब मैं आप लोगों को इनको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसका बेसिकली। ऐप के अंदर एक एचटीटीपी का फ़ोल्डर होता है, उसमें एक कंट्रोलर का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर ये हमारे कंट्रोलर बनते हैं। आप देखेंगे डेमो कंट्रोलर के अंदर सिर्फ़ लिखा हुआ आ रहा है डेमो कंट्रोलर और एक्सटेंड विथ कंट्रोलर, ठीक है? हम लोग बाद में समझेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है, ये आर्गुमेंट क्या काम करता है, ये इल्यूमिनेट रिक्वेस्ट क्या होती है, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे जब हम इन लोगों से फ़ैमिलियर होंगे, तो आप ये चीज़ें समझ पाएँगे। क्योंकि इनहेरिटेंस, हियरार्ची ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी और ये डीप कांसेप्ट्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको तब पढ़ेंगे जब ये एक्चुअली हमारे काम आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो कंट्रोलर है डेमो वाला जिसके आगे मैंने हाइफन हाइफन रिसोर्स नहीं लिखा था। इसलिए आप देखेंगे इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है, ये 4-5 लाइन लिखी हुई मिली है। पर इसके आगे मैंने हाइफन हाइफन रिसोर्स लिखा था और इसके आगे मुझे ये सारे फंक्शंस इसके अंदर बने हुए मिले। बस ये इसका फ़ायदा है, पर इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा होता है, वो ये कि जब हम इसका एडिट फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमें किस टाइप का राउट देना होता है, हमें गेट टाइप का राउट देना होता है। अब कई बार हम लोग गलती करते हैं और क्या कर देते हैं, गेट की जगह पोस्ट का राउट लगा देते हैं। तो एक्चुअल में वो फंक्शन इस आप अगर एडिट वाले फंक्शन को भी कॉल कर रहे होंगे ना, तब भी वो आपका फंक्शन कहाँ पर आएगा, आर्गुमेंट हमेशा अपडेट वाले में मिलेगा आपको। तो ये जो इश्यू होता है ना, या ये वाली जो लाइक लिमिटेड गाइडेंस होती है जो यूजर को अट्रैक्ट करती है कि भाई आपको ये वाला काम इसी फंक्शन में करवाना होगा, तो उससे क्या होता है, हम यूजर को बाउंड कर देते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको इन पांचों में से कोई फंक्शन काम में लेना है या नहीं लेना है, तो वो अगर आप लोगों को करना चाहते हो तो आपके लिए उसको एक्सेप्ट और ओनली मेथड काम में लेना पड़ता है राउट के अंदर। तो वो चीज आप लोगों के लिए बेहतर चीज होती है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग गाइड कर सकते हैं अपने यूजर को, उसको समझा सकते हैं, अपने कोड को पावरफुल बना सकते हैं। तो जब क्रेड ऑपरेशन करने हो तो हमेशा रिसोर्स राउट का यूज करें, ताकि आपके सारे परफॉर्म्स एक्शंस परफॉर्मिंग राउट के अकॉर्डिंग हो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपके एपीआई वाले बंदे ने बोल दिया कि सर मैं गेट में डाटा नहीं भेज पा रहा, तो आप उसका राउट पोस्ट कर दो। यार मजाक थोड़ी चल रहा है। डाटा गेट करना है तो गेट का ही राउट बनेगा, और अगर आपको सेव करवाना है तो पोस्ट का राउट बनेगा। दोनों से काम हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं आप गलत तरीका काम में लेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए रिसोर्स राउट्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारा था रिसोर्स राउट, ये था हमारा एक एक्चुअल राउट। आज हम लोग वर्क करके देखते हैं एक बार हमारे बेसिक राउट्स के साथ में। यहाँ पर मान लो मैंने लिखा राउट, ठीक है, कॉलन कॉलन गेट। अब यहीं पर अगर मैं रिसोर्स लिख दूंगा तो मैं कौन सा वाला राउट काम में लेके जाऊंगा, अपना रिसोर्स वाला राउट काम में लेने लग जाऊंगा। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा, पर रिसोर्स राउट के ऊपर हम इन डीप वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें काफी सारी चीजें समझनी है। सिर्फ ये नहीं कि एक फंक्शन बनाकर हम लोग वहां पहुंच गए। रिसोर्स राउट के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े 4-4 5-5 साल के डेवलपर कर देते हैं, और वो चीज आप लोगों को समझनी जरूरी है। जब आप उसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कई बार यूजर परेशान होता है कि यार सर मेरा तो फंक्शन अपडेट वाले पे जा रहा है, गेट वाले पे नहीं जा रहा। ये सारे केस मैं आपको उसमें समझाऊंगा। तो उसके लिए मैं रिसोर्स राउट के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है? रिसोर्स राउट और रिसोर्स कंट्रोलर दोनों के ऊपर होगी वो वीडियो। तो यहाँ पर अभी हम अपने बेसिक राउट बना रहे हैं इसका, और बेसिक कंट्रोलर हमारा बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि मान लो जब मुझे होम मिलता है, ठीक है, मुझे इसकी जगह होम मिलता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे पास कर देता हूँ।
और इस एरे के अंदर अपने उस राउट का एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, अपने कंट्रोलर का एड्रेस दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्लैश लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद में मेरा क्या होगा, HTTP होगा पाथ, फिर उसके बाद में मेरा पाथ क्या होगा, कंट्रोलर, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा पाथ होगा फिर कंट्रोलर्स। तो हमारा पाथ ये कंट्रोलर्स हो गया। उसके अंदर हमारी क्लास बनी हुई है, किस नाम से बनी हुई है, हमारी डेमो कंट्रोलर के नाम से बनी हुई है। डेमो कंट्रोलर के अंदर अब हमें डेमो कंट्रोलर में हम इसके अंदर आ गए, इस नेम स्पेस तक आ गए, ठीक है। आप चाहते तो ये नेम स्पेस यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे डाल सकते थे, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाता, इसीलिए नेम स्पेस होता है ताकि उसका पाथ आ जाए। पर अब इस पूरे कंट्रोलर के अंदर हमें आना कहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके के फंक्शंस होते हैं जो हम फंक्शंस की आने वाली वीडियोस में देखेंगे और उनका क्या यूज होता है। उसी तरीके से फंक्शंस में रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट और आईडी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई एक्चुअल में चीज़ें क्या काम करती हैं। अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कुछ नाम दे देता हूँ, तो मैं इस फंक्शन को इंडेक्स नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस इंडेक्स वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे डेमो कंट्रोलर के यहाँ पे कॉलन कॉलन क्लास लिखूंगा, ठीक है। क्लास की भाई मैं अपनी पर्टिकुलर ये मेरा जो है, मतलब जो भी मेरा ये लाइक क्लास है, मैं इस क्लास पे इसको कॉल करवाना चाहता हूँ और इस क्लास के अंदर जो मेरा फंक्शन होगा उसका नाम होगा इंडेक्स, इस पर आपको जाना है। मैंने बस इतना सा बोला। अब मैंने इसको बना दिया, मेरा यहाँ पे मैं PHP आर्टिसन सर्व कर देता हूँ, तो मेरा जो एक्चुअल में है सर्वर चलने लग जाएगा। अब मेरा जो सर्वर यहाँ पे चल रहा है, आप देखेंगे तो इस सर्वर के ऊपर मेरा भी चल रहा है। अब मैं अगर इसके आगे होम लिख दूंगा स्लैश, तो मैं अपने होम वाले राउट पे पहुंच जाऊंगा, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ आ गया है। तो अगर आप लोगों ने DD के बारे में पढ़ा है, यानी डाई वाले फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पर अगर मैं डाई लगाता हूँ तो एक्चुअली मुझे डाई रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने राउट से एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब बात यह कि हमने बात तो कर ली कंट्रोलर पे, पर हम यहाँ कंट्रोलर पे आए क्यों हैं। तो अगर आप कंट्रोलर के ऊपर देखेंगे तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्लास लिखा होता है। तो कंट्रोलर एक्चुअल में क्या होती है, क्लास ही होती है। अब वो क्लास है वो एक्सटेंडेड उसके आगे लिखा हुआ है कंट्रोलर। तो आप देखेंगे इसके अंदर एक फंक्शन, इस कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर के नाम से पहले से बना हुआ है। ये कंट्रोलर एक्चुअल में क्या करता है, एक्सटेंडेड होता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉमन फंक्शन बनाओ, मान लो मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर 10-15 ऐसे फंक्शन है जो मुझे बार बार काम में लेने होते हैं, जैसे मेल भेजने का फंक्शन, SMS भेजने का फंक्शन, यूजर रजिस्टर्ड हुआ तो भी मैं मेल भेजना चाहता हूँ, उसका फॉरगेट पासवर्ड हुआ तो मेल भेजना चाहता हूँ, अगर उसने कोई प्रोडक्ट ऐड किया तो मेल भेजना चाहता हूँ, तो मेल हर केस में भेज रहा हूँ, सेम कोड लिखूंगा। तो ऐसा कोड जो ऊप्स के कंसेप्ट में आ रहा है, मतलब ऐसे कोड जो नॉन रिपीटेड कोड है जो मुझे एक ही बार लिखने हैं, वो मैं कहाँ लिखूंगा, इस कंट्रोलर में लिख दूंगा जाके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड करता हूँ हमेशा इस क्लास को, किस कंट्रोलर से, इस कंट्रोलर से। तो मैं इस कंट्रोलर के अंदर लिखे हुए किसी फंक्शन को डॉलर दिस करके यहाँ पे गेट कर सकता हूँ, मुझे उसे कंस्ट्रक्टर में गेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हर बार मुझे फंक्शन को लोड करवाने की जरूरत नहीं है। जब मेरा ये फंक्शन लोड होगा तब डायरेक्ट, जब उसके पढ़ने के अंदर ये डॉलर दिस और उसका फंक्शन आएगा, तब मैं उसको डायरेक्ट करवा पाऊंगा। ये फायदा होता है एक्सटेंड करने का, क्योंकि ये पार्ट होता है इनहेरिटेंस का। जब हम ट्रेड पढ़ेंगे तब भी इस चीज को समझेंगे। अब ये मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे डॉलर डेटा नाम का वेरिएबल बना देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ गोविंद, ठीक है। अब मैं इसे पास करूंगा व्यू फाइल पे अपनी, तो मैं रिटर्न व्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारी व्यू का नाम है यहाँ पे रिसोर्सेस व्यू के अंदर हमारे पास में एक व्यू फाइल बनी होगी जिसका नाम है वेलकम। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हमारी भाई एक फाइल है वेलकम के नाम से, आप हमारे को इस तक पहुंचा दो। साथ में हम इसको बोलते हैं कि आप ये जो डॉलर डेटा वेरिएबल है हमको इसको भी लेके जाना है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें व्यू फाइल में डेटा पास करना होता है तो हम कॉम्पैक्ट मेथड का यूज करते हैं ना। कॉम्पैक्ट क्या करता है एक्चुअल में, एरे डाइवर्सिफिकेशन या फिर वेरिएबल ट्रांसफर करता है एक पाथ से दूसरे पाथ पे, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब हम जब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हो आप, होम पर भी मेरी वही फाइल कॉल हो रही है जो मेरी बिना होम के हो रही थी, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने जो ये पास किया है वेरिएबल, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा डॉलर डेटा वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। और मैं यहाँ पे डॉलर डेटा के अंदर अगर आप कुछ लाइक कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर अगर आके चेक करूँ तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने होम नहीं लिखा, होम, हाँ। तो जो भी मैं वहां पे लिख रहा हूँ वो डायनेमिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो टोटल हम लोगों ने देखा है या सीखा है वो क्या है, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम कंट्रोलर बनाते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर और बेसिक कंट्रोलर, और जो भी लाइक सिंगल एक्शन कंट्रोल होता है वो क्या होता है,
कैसे सिंगल एक्शन कंट्रोलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी मार्केट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी फेमस है। हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक्सटेंडेड क्लास काम में आती है। एक चीज़ मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि हम इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, है ना? ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे यूज़ और ये ऐसे। और अब क्या कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट इसके पीछे का पाथ रिमूव कर सकता हूँ। तो मतलब मान लो मेरे पास में क्या हो कि है ना, मतलब हज़ारों फंक्शन हो या नीचे मतलब 100 फंक्शन होने वाले हैं, तो बार-बार मैं ये चीज़ बार-बार रिपीट क्यों करूँ? मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ और ये है ना तब भी हमारा काम करेगा। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लारावेल के ऊपर मेरी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है? आप लोग वन बाय वन सीरीज़ देख सकते हैं और आप लोग इससे जुड़े हुए सारे कांसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि कंट्रोलर बनाना, कंट्रोलर को काम में लेना, कंट्रोलर से डेटा पास ऑन करना, राउट के थ्रू मूविंग करना। आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें कंट्रोलर के अंदर कंप्लीट करी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो अब टाइम है दोस्तों हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन का। आज के लिए मेरे पास आपके लिए 2 इंटरव्यू क्वेश्चन है। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या हम किसी भी कंट्रोलर को दूसरे कंट्रोलर के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं? जैसे हमने बेस कंट्रोलर के को किया हुआ है, वहाँ पे कंट्रोलर को एक्सटेंड किया हुआ है, दोनों कंट्रोलर के अंदर। और दूसरा मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या हम लोग किसी कंट्रोलर का नाम जो भी हमने डिफाइन किया है, उसके अलावा उसे दूसरे किसी नाम से यूज़ कर सकते हैं क्या? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और इंटरव्यू की लाइक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ समझते हैं, तो आप लोग ये भी समझ पाएँगे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है और इसकी हियरार्की को भी समझ पाएँगे। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।